बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, अच्छे तरीके से दिन गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपका दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से हो, पॉजिटिव एनर्जी से हो या एक अच्छे मैसेज से हो। इसीलिए हमने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें डेली हम दुआ करवाते हैं और आपको एक छोटा सा मैसेज सुनवाते हैं। तो एक दिन एक नेकी शामिल करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज ये है कि सलाम को आम किया जाए। आज हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में सलाम की जो सुन्नत है ये ख़त्म होती जा रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मुझे याद आ गई, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लिम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़। उसे भी सलाम करो जिसे तुम जानते हो और उसे भी सलाम करो जिसे तुम नहीं जानते। इसलिए आज का मैसेज ये है, अपने बच्चों को इस बात की तलक़ीन किया करो, बेटा जब स्कूल या कॉलेज से आया करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। और आपको भी चाहिए जब आप भी घर में दाखिल हों तो सलाम से इब्तिदा करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल तो ये दुआ बहुत ज़रूरी है, वो चाहे डेंगू है या स्मॉग है। आए दिन लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे इस कदर बीमार हो रहे हैं कि स्कूल्स के हवाले से भी कल एक अहम मीटिंग हुई और तजवीज़ भी सामने आई कि स्मॉग के पेश नज़र अगर बारिश नहीं होती है तो शायद स्कूलों की बंदिश का मामला भी होगा और भी बहुत से इकदाम हमें उठाना होंगे। इस पर आज हम बात करेंगे शो में, लेकिन सबसे पहले अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। और आज की हमारी लीड स्टोरी भी स्मॉग के हवाले से है। जी, स्मॉग से बचने के लिए तजावीज़ पर गौर, धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। सर्दी में इजाफे के साथ गैस बहरान भी बढ़ने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। ज़िम्नी इलेक्शन हल्का NA 133, हुक्मरान जमात हाईकोर्ट से भी फारिग। और LDA ने ऑरेंज लाइन के फंड्स को हुकूमत की खुशनुदी पर लगा दिया। ऑरेंज ट्रेन के 10 अरब गुलाब देवी अंडरपास शाहकाम फ्लाईओवर को मुंतकिल। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर दुर्रा नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रा नायाब, बहुत शुक्रिया दुर्रा नायाब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। जी, स्मॉग के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से बयानात भी सामने आ रहे हैं, फिर कुछ इंकशाफात भी हो रहे हैं कि हुकूमत की तरजीह में है या नहीं है स्मॉग को कंट्रोल करना। अब उससे बचने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिनमें धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, स्कूल्स की बंदिश, दफ्तरी औकात कार तब्दील। देखिए, बचने के अलावा ऑप्शन तो है नहीं। इस गवर्नमेंट ने हर वक्त जिस वक्त काम करना था वो वक्त गवाया, उसके बाद जो काम आपने पहले करना था वो बाद में करके पछताए। उसके बाद जब मामला बिगड़ गया, आप कोई भी चीज़ उठा लें, चाहे डेंगू उठा लें, आप पोलियो से लड़ने की इनकी सारी एक्टिविटीज़ उठा लें, उसके बाद कोरोना के तमाम इक़दामात, उसकी सेकेंड और थर्ड वेव के बाकी असरात देख लें, और अब स्मोक के कि जब आपके पास टाइम था बहुत सारी चीज़ों को क्लोज़ करने का, कुछ चीज़ों को रिड्यूस करने का, कुछ चीज़ों पर पाबंदी आयद करने का 1 से 2 माह के लिए, वो नहीं कर सके। कल्टीवेशन के बाद गंदम को जगह जगह जलाने के बड़े वाक़यात हो रहे हैं। अगर आप लाहौर शहर से बाहर निकल जाएँ तो आपको मोटरवे, GT रोड्स पे खुलम खुला खेतों में गंदम की बाक़ियात जो हैं वो जलाते हुए नज़र आएंगे। ये वो तमाम काम थे जो बर वक्त किए जाने थे। भट्टों को 1-2 माह की ज़रा रेस्ट देना था, बहुत सारी चीज़ों पर आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करना था। अब आप जो अब सोच रहे हैं कि यूरो 2 फ्यूल पे पाबंदी लगा दें, ये तो इंतहाई मतलब कि उस वक्त का इकदाम है कि जब सब आपके हाथ से निकल चुका होता है, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब स्कूलों की बंदिश हो जाए, दफ्तरों की औकात तब्दील कर दें, ये तो सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सरप्राइज था, एवरीबडी न्यू लेम एक्सक्यूजेज है ना। ये अब बिल्कुल वो वजाहतें, बहाने और एक तरह से आप अपने वजाहतें और लेम एक्सक्यूजेज दे रहे हैं जी कि हम बड़ा काम करके दिखा रहे हैं। लोगों को घरों तक महदूद करना, उनको बंद करना, ये कोई कामयाबी नहीं है। और ये ऐसी बात नहीं है कि आपने उस पर काबू पा लिया है। ये तो अपनी नाकामी का एतराफ़ करके उसको बाद में जितना आप थोड़ा सा उसको
लपेट सकते हैं मामले को उतना कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो अब जितना बिगड़ चुका है स्मोक के हालात, लाहौर शहर में इसके ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और कल जो इजलास हुआ है उसमें भी ये बात तय की गई है कि देखें अभी लोगों को जो स्मोक के अपने सांस के ज़रिए अंदर ले रहे हैं स्मोक, उसके बाद उसके जो असरात उनकी सेहत पे आने वाले हैं उसके लिए सोचें जी वो क्या करना है। प्रॉपर कैंपेन चल रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकाम बाला से, तमाम जजेस साहिबान से कि इस चीज़ का नोटिस लें और खुदारा हमें जहर आलूद फिजा से बचाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ वो गैसेस नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, प्लूटेंट्स हैं, छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो आपके अंदर जाकर आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं एंड यू डोंट इवन नो कि कहाँ पर जाकर वो पॉइजनस चीज़ अफेक्ट करेगी। सिमल, इसमें एक पॉइंट और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा काम खबर देना और खबर के बाद खबर का तज़किया करना भी होता है। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि कोरोना के बाद लोगों के फेफड़े जितने मुतासिर हुए, जितने इफेक्टेड हुए, इम्यूनिटी जितनी लो हो गई, तो अब जैसे ही एक और सांस वाली बीमारी आपके शहर में आ चुकी है, गलबा पा रही है, तो उसके बाद आपके फेफड़ों के साथ क्या होगा, आपकी सांस की नालियों के साथ क्या होगा और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के साथ क्या होगा, ये अंडरस्टूड है कि वो खुदा न खास्ता इफेक्टेड होंगे। और किस हद तक इफेक्टेड होंगे, आप कैसे बचा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मास्क कोरोना की वजह से लगा रहे हैं, आप स्मोक की वजह से भी सख्ती से उस पर माहिरीन ये कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन दुरनायाब जैसे आप बात कर रहे थे कि हुकूमत ने इसको टेकअप नहीं किया। कल वज़ीर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे और अब आप इंकशाफात देखिए कि आपके पास फील्ड में काम करने के लिए महकमा माहौलियात के पास सिर्फ और सिर्फ 10 अफसरान हैं। आपकी 3 इंडिकेटर्स हैं जो एयर क्वालिटी मैयर करते हैं पूरे शहर की। और जब मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा कि आप तो टाउन हॉल, मॉडल टाउन, टाउनशिप का मुझे बता देंगे, रायवेंट का बताएं क्या है, बरकी का क्या है, बंद रोड पर करोल घाटी की साइड पर क्या है, तो वो कह रहे थे हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं फोकस कर रही है, हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे। तो फिर तो वो कह रहे थे, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि काफ लीग का होने की वजह से शायद मुझे कॉर्नर किया। अच्छा, मजे की बात है कि लाहौर शहर की ये हालत है तो बाकी पंजाब के 36 अजला में क्या होगा। आप खुदा का रहम देखें कि यहाँ पे इस शहर में क्या होने वाला है कि हमें लाहौर शहर के अंदर एयर पोल्यूशन की क्वालिटी चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म ही हमारे पास मौजूद नहीं है। और जो 3 आपके पास लगे हुए ना, मैं बताऊं कि टाउन हॉल में या दीगर जगह पे, उसकी भी एक्यूरेसी पे कई क्वेश्चन रेज होते रहे हैं माजी में, और आप क्वेश्चन रेज कर देते हैं प्राइवेट नंबर्स के ऊपर। एग्जैक्टली जी। और आखिरी पहले भी ये इल्जामात लगते रहे कि वो ख़राब हैं, उनकी एक्यूरेसी नहीं है, वो जितने पुराने आलात हैं वो इस किस्म की जिद्दत के साथ जो नई स्मोक की रजीम आई है उसको कैप्चर करने और उसको जांचने का म्यार नहीं रखता है। ये बहुत सारी बातें होती रही हैं। अब लाहौर शहर की हालत ये है कि आंखें लोगों की जो है वो जल रही हैं, आंखें लाल होना मामूली बात हो चुकी है, आपका सांस लेना दुश्वार हो चुका है, आपके गले के अंदर जो है वो खराश है, उसके बाद जब सुबह उठते हैं मुंह के अंदर कड़वाहट है, कड़वापन है, और उसके साथ बाकी सांस लेने में जो दुश्वारी के साथ आपको रेशा हो रहा है, और उसके बाद जो बीमारियां हो रही हैं, अभी किसी को इसका नहीं पता, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, जो कि नहीं बदल रहा। मौसम तो बड़ी स्लोली जो सर्दी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। और इसमें भी अगर रिसर्च की जाए तो बहुत हद तक ये जो माहौलियाती तब्दीली आई है, स्मोक की जो लेयर्स हमारे शहर के ऊपर गलबा पा चुकी हैं, इसका भी असरअंदाज हो सकती है। अब अल्लाह रहम करे बारिश हो तो हमारी भी जान छूटे, सरकार की भी जान छूटे, और तो इनके पास हल कोई नहीं है। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। अब हम दुआ मांगे बारिश हो, सर्दी आ जाए तो हालात बेहतर हों, डेंगू और स्मॉग से जान छूटे, लेकिन बारिश होगी, सर्दी आ जाएगी और फिर गैस गायब हो जाएगी, फिर एक और मसला शुरू हो जाएगा। और अगली स्टोरी भी हमारी है, गैस का बहरान ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है। दिसंबर से तो कहा गया है कि लोड शेडिंग बाकायदा प्लांट शुरू हो जाएगी, लेकिन समझ नहीं आती है कि कौन सी दुआ में हमारा फाका है कि अल्लाह ताला से फिर की अपील ही कर सकते हैं कि हर तरह के इशूज से हमें रहम हमारे पे अता फरमा दे, अदरवाइज अब कल भी वज़ीर आज़म साहब एक जगह तकरीर कर रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा कि जी गैस भी है, मसाइल हैं, पेट्रोलियम की बात की, तो लोगों ने मीम्स बनाए। उन्होंने कहा जी आज रात कोई ना सोए, किसी वक्त भी जो है कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बढ़ सकती है, गैस गायब हो सकती है, पेट्रोल ऊपर जा सकता है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने कल ये क्लेम किया जी कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। वो हम ढूंढते हैं कि कहाँ कम हुई है, क्योंकि गरीब बेचारे तो दुहाइयाँ देते नजर आते हैं हमें सड़कों पर। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, वो भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ और कैसे, कौन कौन से टाइमिंग्स हैं जहाँ आप खाना पका सकते हैं, वरना आप आराम से बैठे रहें। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुरनायाब, आपके घर गैस आ रही है? बिल्कुल नहीं।
नहीं आ रही है जी, प्रेशर कम आ रहा है, मेरे घर प्रेशर कम आ रहा है। अभी मैं उन लकी वंस में शामिल हूँ कि गैस आ रही है, लेकिन प्रेशर कम होना शुरू जब हो गैस गया। आ भी रही थी ना, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा था उस वक्त एलपीजी सस्ती थी। तो आप थोड़ा यूज़ करें, जितना यूज़ करना है आप। एलपीजी आपको सस्ती पड़ती थी बजाय कि आपको वो मंथली गैस वाला तो मामला। एलपीजी भी महंगी हो गई। अब एलपीजी भी बहुत महंगी होगी, और ये हम हर प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ख़ासतौर पर मैं तो जब बुध को बैठता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि आगे देखें आपके साथ एलपीजी करती क्या है, क्योंकि आपके पास एक वाहिद रिसोर्स रह गया। कल इतनी लंबी चौड़ी तकरीर थी कि जी लकड़ियाँ ना काटे, दरख्त ना काटे, दरख्त बचाए। पेट्रोल आपके पास इतना महंगा है, गैस आ नहीं रही है आपके पास एलपीजी इतनी ज़्यादा महंगी है। आखिरी हरबा क्या है कि आप लकड़ियों पे कोई सालन पका लें, लकड़ियाँ इस्तेमाल करके किचन चला लें, और लकड़ियाँ आप काटने नहीं देंगे। तो मुझे बताएं कि खाना पकाने का वो कौन सा तरीका है जिसके तहत अब कोई बंदा यूज़ करेगा। ऑल्टरनेट रिसोर्सेज हमारे पास रह ही नहीं गए। मुतबादिल ईंधन इतना महंगा हो इतना गया महंगा है हो कि गया है बेचारे सारे। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। गढ़ी शाहू, धर्मपुरा और मोनी रोड समेत कई इलाकों में गैस कई दिन से गायब है, और कल बेचारी खवातीन तो सरापा एहतजाज थी कि हमें बता दें हम खाना किस तरह से पकाएं। ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज है और पैसे हैं कि बाहर से हर रोज खाना खा लिया जाए। लोग बेचारे क्या करें, भूखे मर जाएं। वो एक नुस्खा तो दिया है सरकार ने कि सुबह दोपहर शाम जिस तरह दवाई खानी है, तो आप वो गैस का टाइम देंगे आपको, गैस वो आया तो करेगी। देंगे ना, अभी तो फिलहाल बिल्कुल ही चूल्हे ठंडे पड़े हैं और प्रेशर इस कदर कम अच्छा, हो ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम है इसको मेंटेन करना कि एक ड्यूटी है, और लोगों के पास सारा दिन बहुत परेशानियां हैं, अपने कारोबार हैं, काम है, जो भी नौकरियां हैं, उसके अलावा वर्किंग वुमेंस के लिए 100 मसाइल हैं। तो क्या वो ड्यूटी दिया करेगी बैठ के, सुबह गैस आ रही है तो सारे काम छोड़ के गैस जाए, कहीं जॉब पर है तो जल्दी दोपहर को वापस घर आके रोटी पका लें, वरना तो गैस चली जाएगी, और शाम को कोई अपना काम करने के बजाय, घरदारी करने के बजाय सिर्फ गैस की मॉनिटरिंग करें कि जैसे ही गैस आए और उसके बाद रोटी पका लें। आप कौम को देखें, पहले आपके पास ना रोज़गार रहे, ना नौकरियाँ अच्छी रहीं, ना आपकी आमदन जो आमदन है वो अखराजात से बहुत कम होके रह गई है। बिल्कुल। अब आपने कौम को एक और काम के पीछे लगा दिया है कि वो गैस की मॉनिटरिंग करेगा और गैस इस्तेमाल करने के लिए अच्छा, पूरी ये तो हम ड्यूटी लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं ना, जो प्रॉपर अनाउंस्ड लोड शेडिंग होगी, अभी तो वो शुरू नहीं हुई है, अभी तो ऐलान अभी किया तो गया। आदत डाल रहे हैं आप ये देखें कि अभी गैस की किल्लत भी नहीं हुई है। ऐसा भी नहीं है कि आप ये हमें आके सुनाना शुरू कर दें कि गैस पाइपलाइंस में गैस जम गई है, इसकी वजह से गैस नहीं आ रही। एक और खबर को लिंक करते हैं इसके साथ जो कल शाहिद सप्रा ने दी कि 240 किलोमीटर नई गैस पाइपलाइंस बिछाने का जो फैसला किया गया है, 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसका मतलब कि आपकी जो बोसीदा पाइपलाइंस हैं वो कई सालों से उसी तरह से काम कर रही हैं, जिसकी वजह से ये बेचारे लोग, इन इलाकों के लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। जाहिर बात है गैस लॉसेज हैं उसके अंदर, और ज़मीन के नीचे बहुत सारे जगहों पे अब गैस की पोसीदा लाइनों की वजह से कहीं ना कहीं लीकेज भी होती है, लॉसेज भी होते हैं, और ज़मीन के नीचे काम करने से आपने देखा कि सुई गैस बहुत अरसे से आपने उनको मेजर वर्क्स करते नहीं देखा। शुक्र है कि अब उनको नई लाइनें बिछाने का काम याद आ गया है, क्योंकि पैसे तो वो दोनों हाथ से बटोरे हैं आवाम की जेबों से, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस के काम जो है वो ना होने के बराबर है। और शुक्र है कि ये लोड शेडिंग के दिनों में भी कुछ कर लें, ताकि आगे जो गैस आने की कुछ उम्मीद है उसके दौरान ये काम बेहतर हो। हालात ये है कि गैस के ऊपर रिलाय करना इस वक्त सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपके पास एलपीजी सबसे ज़्यादा महंगी होगी, बिजली इतनी महंगी होगी कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। लकड़ियाँ जला के चले हमारे देहाती एरियाज, पत्थर के इलाके में वापस चले जाएंगे। हमारे छोटे शहर जो हैं पंजाब के दीगर अजला हैं वो तो कुछ कर लेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होगा? यहाँ पे हर चीज़ ब्लैक होगी, एलपीजी महंगी होने के बावजूद ब्लैक होगी, बिजली पे लोग मजबूर हो जाएंगे, गैसी हीटर, गैसी चूल्हे वो नापैद हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप अब अपने तमाम वसाइल होने के बावजूद भी कोई हांडियाँ स्टोर करेंगे एक दफ़ा बना के, गैस आ गई तो एक साथ ही 2-3 हांडियाँ बना ली, रोटियाँ बना के एक दफ़ा ही आपने हॉट पॉट में रख ली। तो इस तरह के काम करके हुकूमत अब चाहती है कि आवाम को इस तरह के ऑल्टरनेट इश्यूज पे लेके जाया जाए। इमेजिन करें आवाम की हालत, जहां पर हमें खाने के लाले पड़ गए हैं कि खाना कैसे बनाना है। एक मजदूर बेचारे ने कल ये कहा कि एलपीजी खरीदारी के लिए इजाफी बजट हम कहां से लाएं, तो हम क्या बात कर रहे हैं जी, खाना कैसे बनेगा, बच्चों को खाना कैसे देंगे। तो इसका मतलब सर्दियों में गर्म पानी से नहाना या गैस का हीटर इमेजिन कर लेना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी करार दे देंगे ये सियासतदान, कि गर्म पानी से नहाना जो है ना उसके नुकसानात सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गैस नहीं है, पानी गर्म नहीं होगा, आप गर्म पानी से नहाएंगे। कैसा वक्त आ गया और कैसी बेबरकती इन लोगों के फैसलों में आ गई है कि आपके पास जेब में अगर चंद पैसे हैं भी, आप कहते हैं कि चलें जी हम 2 महीने महंगी गैस भी ले लेते हैं, हम 2 महीने कोई महंगा फ्यूल भी कर लेते हैं, लेकिन इनके पास खपत ही पूरी नहीं हो रही। अब वो भी नहीं रहा, आप पैसे के बावजूद भी आपको रोका जा रहा है कि आप ये ना करें। और जब इनसे बात की जाए ये कहते हैं कि पीछे देखें जी वो क्या हो गया, वो लूट के चले गए, एलपीजी महंगी कर गए, सुई गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बेतरतीब कर गए और वो लोगों को बांट दी गई, आपने कुदरती वसाइल का ज़िया कर दिया। 101 लॉजिक्स
देने में ये माहिर है। और फिर जो लॉजिक ऊपर से स्टार्ट होता है ना, वो ट्रिकल डाउन होते होते नीचे एक आपका सपोर्टर तक जो इस हुकूमती जमात का है वो भी ये लॉजिक दे रहा होता है और उसको लॉजिक का बैकग्राउंड भी नहीं पता होता। इसी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले एक वजीर का ही बयान था जिसको मैं कोट कर रही थी कि उन्होंने कहा कि लग्जरी आइटम्स में आता है गीज़र का इस्तेमाल करना, तो गैस बचाइए और गीज़र इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है। फिलहाल हमारे साथ शायद सिप्रा मौजूद हैं। सिप्रा साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं गैस का बहरान बढ़ने लगा है जी, बहुत से इलाके हैं जहाँ पर या तो गैस है ही नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, या प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। तो जब एक्चुअल लोड शेडिंग स्टार्ट होगी और सर्दियाँ आएंगी तब बेचारे हम लाहौरियों का क्या होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गैस दौरान आ भी रहा है और आएगा भी, बहुत संगीन भी आएगा। 7 तक गैस पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। जब आप प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि गैस कमी का हमें सामना करना पड़ेगा, तो फिर इसके बाद बात खत्म हो जाती है। हमारे वजीर खुद फरमा चुके हैं सेनेट के फ्लोर पे कि तीन मरतबा जो है खाने के बाद गैस देंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास गैस मौजूद नहीं है जो 7 को दी जा सकेगी। इस वक्त लाहौर की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, अब 240 मिलियन से ऊपर हो गई है। ये 300 मिलियन तक जाएगी या 310 मिलियन तक जाएगी। अगर यहाँ तक जाती है तो कुदरती गैस पर सिस्टम को चलाना है। तो नॉर्दर्न गैस कंपनी ने, जो कि विभाग उनसे कह चुका है कि नेचुरल गैस जो है वो 7.5 को दी जाएगी, जबकि जो बरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट हम कर रहे हैं LNG को, वो इंडस्ट्री और कमर्शियल और को दी जाएगी। बात यह है कि इसको कबल वक्त करने की जरूरत होती है। अब 3 औकात में जब गैस देंगे तो उसका सारा प्रेशर एक वक्त में एक ही सिस्टम पर आएगा और सिस्टम जो है उस तरह नहीं चल सकेगा। जिस तरह बिजली की एग्जाम्पल ले ले, जब लोड शेडिंग होती थी और अचानक बिजली आती थी तो साथ लोग जो है मोटर भी चला लेते थे, इस्त्री भी इस्तेमाल करते थे। तो लोड आप कह रहे थे कि 4-4 हांडियां एक साथ बनना शुरू हो जाएंगी, जाहिर है जब लिमिटेड टाइम के लिए गैस आएगी। देखें, यही होगा ना, फिर उनको होगा कि जिस वक्त में प्रेशर मिलेगा एक सारिफ को, तो उसी वक्त में उसकी कोशिश होगी कि मैं सारे मामला कर लूँ, हांडी भी पका लूँ, चाय भी, दूध भी अगर उबालना है, सारे मामला जो है एक ही वक्त में कर लूँ, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा। बात यह है कि हमारा सिस्टम LNG इंजेक्ट किए बगैर नहीं चलता। और अब भी देखिएगा, ये जो विभाग फैसला कर रही है कि हम इंजेक्ट नहीं करेंगे और सिर्फ नेचुरल गैस जो है वो देंगे, तो इससे सिस्टम, या फिर ये है कि वो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि घरेलू 7 को हम गैस नहीं देंगे। अगर देने चाहेंगे तो LNG इसमें इंजेक्ट करना पड़ेगी। और ठीक है, लेकिन सिप्रा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन दुर्रा नायाब, जैसे सिप्रा साहब कह रहे थे ना, हुकूमत की नीयत लग रही है LNG इंजेक्ट करने की, क्योंकि अगर LNG इंजेक्ट दी गई तो उस मद में जो इजाफी चार्जेस है रिहायशी मीटर्स के, वो हुकूमत को अदा करने पड़ेंगे और हुकूमत सब्सिडी देने के। आप ये देखें कि ये तमाम तर जिम्मेदारियां ना आवाम पे आएंगी, जो उन्होंने सेक्रीफाइस करना है, कुर्बानियाँ देनी है। ये तमाम जो सुई गैस के आला अफसरान हैं, वुज़रा हैं और VVIPs हैं और इस्लामाबाद उसके मज़ाफ़ात में रहने वाले शुरफा उमरा हैं, क्या इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात भी बड़े हाई-फाई हैं। तो क्या इनको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी? क्या ये वो चीज़ें फेस करेंगे आवाम के साथ? अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये होना नहीं है। और ये सिर्फ आवाम के लिए लोड शेडिंग के 3 औकात हैं। ये देखते हैं कि कितने को गुजरा भी और ये भी हमारी खुशकिस्मती होगी कि उन 3 औकात में जो गैस आ रही है उसका प्रेशर ठीक हो, क्योंकि सिप्रा साहब जैसे बता रहे थे कि फिर सारे का सारा प्रेशर उसी सिस्टम पर पड़ जाता है और उस मौजूदा सिस्टम में भी अगर गैस नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या होगा। अभी तो कुछ इलाकों के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा शहर जो है वो एहतजाज करता हुआ बाहर आ जाएगा, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि सुनवाई नहीं होती है आवाम की। हमारी अगली खबर भी जी, ज़िमनी इलेक्शन है हल्का NA 133 का, और अब हुक्मरान जमात हर प्लेटफॉर्म से फारिग हो चुकी है। हुक्मरान जमात आउट हो गई, उनको एक फेस सेविंग मिल गई, मैं तो ये कह रही हूँ, क्योंकि इस हल्के में एक तो वैसे ही नून लीग जो है वो फेवरेट करार दी जा रही है, और उसके अलावा आवाम बेचारे इतने महंगाई के सताए हुए हैं कि उन्हें एक्चुअली जो सुबकी का सामना करना पड़ना था उन्होंने पहले ही बचा लिया अपने आप को। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दुर्रा नायाब, मुझे बताइएगा, तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़िमनी इलेक्शन हो और हुकूमत वक्त के नुमाइंदे जो हैं वो आउट हो जाएं? मुझे नहीं याद पड़ता। वो सिर्फ इसी स्टेज पे हो सकता है कि जब आपको ये यकीन हो कि आप नहीं जीतेंगे, एक चीज़, और या आपके उम्मीदवारों को यकीन हो कि आपको एक बंद गली में धकेला जा रहा है, दूसरी ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप जो उम्मीदवार हैं वो पूरे तजर्बाकार हो और जानबूझ के टेक्निकल गलतियां कर दें। चौथी ऑप्शन कोई नहीं है इसमें।
और ये मुझे लगता है लाहौर जैसे शहर से अगर आप सीट हार जाते तो पार्टी के लिए कितनी सुख की, गवर्नमेंट के लिए कितनी सुख की। सिर्फ ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन में NA 133 मैंने कवर किया और वहां पे जितनी नून लीग की ग्रिप है, वहां से एक MPA जो हुक्मरान जमात का था, नज़ीर चौहान, वो बड़ी मुश्किल सीट निकाल के गए और शायद उन्होंने जो सीट निकाली उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने हलके में मैनेज की होंगी चीज़ें, लोगों से ताल्लुक वास्ते मैनेज किए होंगे, हर जगह दर दर पे गए होंगे, कुछ सैकड़ों किस्म की कॉर्नर मीटिंग की होंगी। होना चाहिए था कि आप नेक्स्ट जब भी अगर आपको मौका मिलता है तो गवर्नमेंट अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो आवाम सपोर्ट करेंगे ना। लेकिन ऊपर वाली सीट फिर भी नहीं निकली, ऊपर वाली सीट अब भी नहीं निकलनी। ऊपर वाली सीट इजाज चौधरी साहब भी माजरे के साथ आज तक नहीं निकाल सके। तो आप देखें ना, आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ हवाई कॉन्फिडेंस है और आपस में बैठ के अकेले जब ये होते हैं ना, की हल्का बंदियां भी तब्दील हुई थी। अच्छा, अकेले जब ये होते हैं ना तो ये सोचते हैं कि यार जो मीडिया बातें कर रहा है वो भी ठीक है, जो लोगों की पल्स है वो भी ठीक है और जो समझदार हल्के जो बातें कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमने ढटाई पे कायम रहना है, हमने इस गवर्नमेंट को पूरा पूरा सपोर्ट भी करना है, गवर्नमेंट के साथ भी खड़े रहना है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसे अरकान असम्बली को जानता हूँ जो ऑफ द कैमरा या अकेले या बहुत पर्सनल गुफ्तगू में जो बातें करते हैं ना वो नाकाबिले यकीन होती है। और डेफिनेटली आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस होते होंगे। ऑन स्क्रीन वो कुछ और बात करते हैं लेकिन ऑफ स्क्रीन बेचारे एक्चुअली हाथ जोड़ते हुए नजर भी आते हैं। एक्चुअली अब ये एक फियर है, अब नजर आना शुरू हो गया है कि जितनी महंगाई की बुरी हालत हो चुकी है और लोगों की जो खामोशी है इस तरह की सूरत में वो अगले इलेक्शन में निकलेगी। और अगला इलेक्शन अगर मुनसिफाना होगा या अब जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन होगा या आगे बल्दियाती इलेक्शन होंगे मतलब कि अगर होते हैं तो उसमें आपको ये चीजें नजर आएंगी कि ये हालात रहे तो मुझे लग रहा है कि नियत फिर बल्दियाती इलेक्शन कराने की भी नहीं है अगर अदालत की तरफ से सख्ती ना हो। मेरा ख्याल है कि वो वन साइडेड वोटिंग ही करा लें और उसमें 10, 15, 20 लोगों को मैनेज करना आसान होगा। वो वोटिंग करके जो है ना वो एक मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब कर देंगे, ये आसान हल होगा इस गवर्नमेंट के लिए। फिलहाल तो उन्होंने मुसविदा जारी कर दिया और कुछ हल्के ये कह रहे थे दुरनियाब कि इन्होंने जो जमाती बुनियादों पर अब बल्दियाती इंतखाबात कराने का डिसीजन लिया उसमें इनको ज्यादा सुबकी होगी, गैर जमाती करते तो शायद थोड़ा वजह से अब रही बात हुक्मरान जमात की NA 133 के इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके अंदर इनके जो उम्मीदवार थे उनके मोराल की बात कर लें। अब मुझे बताएं कि हमारे दोस्त जमशेद इकबाल चीमा साहब जो खड़े हुए थे उनका मोराल क्या होगा? पहले वो करते रहे जी कि हम बड़ा तगड़े हो गए हैं, फ्लैक्सें लग गई हर जगह, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए, बड़ी बड़ी कंपेनें स्टार्ट हो गई, फिर साथ ही उनका वो एतराज आ गया, एतराज से पहले इलेक्शन कमीशन में सुबकी इनका अपना चेक भी बाउंस हो गया जो उन्होंने पार्टी को दिया था 16 लाख का जमशेद चीमा साहब की तरफ से। मुआवने खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, इसके बावजूद टेक्निकलिटी में पीछे रह गए। अब टेक्निकलिटी नहीं, इससे देखें ये भी चीज़ पता लगती है कि यार आपके पास इतने फाइनेंशियल वसाइल ही नहीं है। आपको क्या हो गया, आप इलेक्शन जो लड़ने जा रहे हैं, आप 16 लाख की जो पार्टी का चेक है वो क्लियर नहीं कर सके, तो आप बाद में जो वेंडर्स हैं जो इलेक्शन में आपको स्क्रीन्स देंगे, पैराफ्लेक्सेस देंगे, कुर्सियां देंगे, देगियां आएंगी, आपके पार्टी का ऑफिसेस चलेंगे, लोगों को जो लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के इलेक्शन डे पे इंतजाम करने वो देने होंगे, आप वो कहाँ से देंगे? अच्छा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए मुसर्रत चीमा साहिबा और जमशेद इकबाल चीमा साहब का कि 16 लाख का मसला नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, दे डिडंट वांट टू, वो शायद उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे। फिर एज यूजुअल पार्टी की अपनी ग्रुप बंदी, एजाज चौधरी साहब नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले, वो भी इनका मामला सॉर्ट आउट हो गया कि कोई भी नहीं लड़ेगा, टिकट किसी को भी दे दें। और अब जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा है। मुझे जाती तौर पर पहले दिन से दिल से नहीं लगा कि पीके गवर्नमेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं इस इलेक्शन में इस हल्के की पल्स जानता हूँ, मैंने इस हल्के में बहुत वर्किंग की और अल्लाह अगरी के रहमत करे मलिक परवेज साहब को, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की, मैंने एजाज चौधरी साहब के साथ भी बहुत कवर की, नीचे MNA MPS की जो बाकी थी वो भी कवर किया, तो मुझे नहीं लगता था ये पहले दिन से सीरियस है। बहरहाल अब तो वन साइडेड इलेक्शन का फैसला जो है ना तकरीबन नजर आ रहा है और इनके पीछे जाने से, पीछे हटने से, टेक्निकल गलतियां करने से इलेक्शन में बढ़तरी वाज़ेह, बिल्कुल इलेक्शन में बढ़तरी वाज़ेह हो जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो मैं दुरना आपसे पूछूंगी कि ऑरेंज ट्रेन से असल में हुकूमत को मसला क्या है, क्यों कॉर्नर किया जा रहा है, क्यों उसके पीछे पड़ गए हैं जो आवाम को फैसिलिटीज दे रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस कदर महंगाई के दौर में, उसके फंड्स भी हुकूमत की खुशनुदी पर लगाए जा रहे हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़िन, हम आपको पता है कि मुसलसल लाहौर के इश्यूज़ पर बात करते हैं, उन तमाम कैंपेन्स पर बात करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं और फिर उनके रिजल्ट क्या होते हैं। आजकल लाहौर का सबसे बड़ा मसला स्मॉग के हवाले से चल रहा है और स्मॉग के लिए जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई है, महकमा माहौलियात अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जो काम कर रहा है, वहीं पर ट्रैफिक वार्डन्स जो उनका काम नहीं भी है उसके बावजूद धुआं छोड़ती गाड़ियों को न सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बल्कि चालान भी कर रहे हैं। और इस मद में अब तक धुआं छोड़ने वाली 16,978 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद कि मुसलसल रेजिस्टेंस आती है, लोग ये सवाल भी कर देते हैं कि क्या आपका ये काम है कि गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करें या गाड़ियों की फिटनेस के ऊपर सवाल लगाएं। कितनी मुश्किल है ये कैंपेन और कितनी जरूरी है स्मॉग के खात्मे के लिए। इसके साथ साथ शहर में बेहंगम, हम हमेशा बड़े आराम से कह देते हैं कि ट्रैफिक दौड़ती नजर आ रही है सड़कों पर, लेकिन कोई मैनेजमेंट उस तरह से नहीं है, मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स आपको नजर आते हैं जो चालान भी करते हैं और अवेयरनेस भी देते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कोताहियां भी हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सीटीओ लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुंतजर मेहदी साहब, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर आपकी तशरीफ बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। सर, लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी विद इन ईयर्स इस तरह से फैल रहा है, सड़कों पर इस कदर रश बढ़ता जा रहा है, उतनी ही आपकी पूरी टीम की ड्यूटीज़ जो है वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। और अब फिर एक इजाफी ड्यूटी स्मॉग के हवाले से हम शुरू करेंगे, जिसमें ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो चालान कर रहे हैं। कितना मुश्किल है इस कैंपेन को लेकर चलना? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुद भी मुख्तलिफ फोरम्स पर जाके इसके हवाले से बात कर रहा हूँ और आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने इस इशू को एक कौमी खिदमत के तौर पर लिया और हमने कहा कि हम अपनी जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उससे बढ़ के इसमें काम करेंगे। इस हवाले से हमने अगस्त के एंड में अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस दफ़ा भी स्मोक आएगी। उस हवाले से हमने अपनी जो एजुकेशन का काम है, जो अवेयरनेस का काम है, उस वक्त स्टार्ट किया था। और अगस्त में ही हमने 8 कैंप्स लगाए थे और तकरीबन कोई 50 के करीब हमने वॉक्स की थी। हालांकि उस वक्त बहुत गर्मी थी और लोगों ने कहा कि ये इस वक्त स्मोक का कोई सवाल नहीं है और ये सारा काम क्यों हो रहा है। उस वक्त से लेके अब तक हमने एजुकेशन के हवाले से तकरीबन 1500 के करीब हमने लेक्चर्स दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, मुख्तलिफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, मसाजिद में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा हमने टीवी शोज़ किए, रेडियो प्रोग्राम्स किए, 40,000 के करीब पम्फलेट्स तकसीम किए, 132 वॉक्स किए हमने टोटल, और सेमिनार्स किए तकरीबन 50 के करीब। और इसके अलावा जो आपने अभी फिगर बोला 16,000, ये अब हो गया तकरीबन कोई 28,700 के करीब गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही थी, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। ठीक है। हमने 125 के करीब कमर्शियल गाड़ियाँ जो बड़ी बसेस वगैरह हैं उनको इम्पाउंडिंग की, उनको बंद किया कि ये ना चलेंगी और ना स्मोक फैलेगा। इसके अलावा हमने तकरीबन कोई 500 के करीब गाड़ियाँ हैं छोटी जो लोगों की हैं, जो बंद की। और उसके बाद रिलीज़ की, जब उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसको ठीक कराएंगे, उनके कागजात अपने पास रखे। आजकल जो चल रहा है वो ये है कि 2 टीम्स हमारी काम कर रही हैं इस वक्त, जो महकमा माहौलियात के साथ है। हमारे इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है क्योंकि हमारे पास गैजेट्स नहीं है जो हम अंदाज़ा लगा सकें। तो किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? और शहरी भी ये सवाल करते हैं कि आप किस बेस पर कह रहे हैं जी हमारी गाड़ी फिट नहीं है सड़क पर आने? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि एक तो गाड़ी है 2 स्ट्रोक जिसने धुआं देना ही देना है, और एक जो 4 स्ट्रोक गाड़ी है अगर वो धुआं दे रही है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 2 स्ट्रोक गाड़ी को तो हम ये कहते हैं कि जी आप उसमें लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कम करें जो ऑयल के अंदर डलता है, और जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर ज़ीरो एमिशन होनी चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए धुआं। और जो बेसिकली जो हमारा जो हमारी अवेयरनेस टीम है, जो हमारी ट्रेनिंग टीम है, उसका यही काम है कि हम उनको कहते हैं कि ट्यूनिंग टाइम पे करवाई जाए, गाड़ी का जो इंजन का ऑयल है वो टाइम पे चेंज करवाया जाए, सारे फिल्टर्स को चेंज करवाया जाए, अगर उसका इंजन का काम, इंजन वीक हो गया तो उस इंजन को बनवाया जाए। ये हम अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनकी एमिशन नज़र आ जाती है। हमने रिक्वेस्ट की है महकमा माहौलियात वालों से कि हमें गैजेट्स फ्राहम किए जाए ताकि हम इसको ज़्यादा, बेशक उसकी लॉ में हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है सच उन गैजेट्स को यूज़ करने की,
लेकिन ये होगा कि हम उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो गाड़ियाँ आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बिल्कुल सही। और मैं अक्सर कहती हूँ कोई भी क्राइसिस हो, डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन जब हो रहा होता है तो आपको थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़ता है अपने सोर्सेज को, रिसोर्सेज को, ताकि आप बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें। लेकिन सर वहीं पर जैसे आप गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, एक चलती फिरती मौत हमें सड़कों पर नजर आती है चिंची रिक्शों की मौत में, जो ना रजिस्टर्ड हैं, धुआं छोड़ने में, माहौल आलूदा करने में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टॉप पर है। क्या वार्डन्स उनके भी चालान कर रहे हैं और उसकी तरफ से रेजिस्टेंस ज्यादा आती है, वो मानते भी नहीं है, और 2000 रुपया चालान तो उनको लगता है पता नहीं कितना बड़ा जो है ये चालान है। ये 2000 रुपये चालान नहीं है उनका, लिमिटेशन तो महकमा माहौलियात की तरफ से यही है कि मैक्सिमम 2000 हम जो महकमे माहौलियात के साथ जो चालान करते हैं वो 2000 रुपये का करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स है। जनरली जो हम चालान करते हैं वो चिंची रिक्शे का 200 रुपये का, 200 रुपये करते हैं, तो वो उनको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता। ये मैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात करता हूँ कि एक लोडर रिक्शा और एक चिंची रिक्शा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमारे वार्डन की ये कैपेसिटी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की कैपेसिटी नहीं है कि उन चिंची रिक्शे को एक को लेके जाए थाने बंद कराए, फिर दूसरे को लेने के लिए आए उसको बंद कराए, फिर उसको छोड़े। इसके ऊपर लॉ मेकिंग की, प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है कि इनको हमने चलने देना है तो इनको किसी रेगुलेशन के अंडर लाना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं चलने देना तो इनको मुकम्मल तौर पर बैन करना पड़ेगा। ये वाकई बहुत बड़ा हैज़र्ड है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि एक स्मोक की बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कच्चे रास्तों पे मोटरसाइकिल को चलाते हैं, मोटरसाइकिल रिक्शा को चलाते हैं, और ऐसी जगह पर चलाते हैं जहाँ पे उसको नहीं चलाना चाहिए। सही बात है। तो उससे भी ये डस्ट जो उड़ती है उससे भी बहुत ज़्यादा स्मोक में इजाफा हो रहा है। इट्स नॉट फेयर कि हम मॉडल रूट्स पर तो उनका दाखला बंद कर देते हैं और वार्डन्स को पता है कि नहीं आने देना, या मेन शाहराहों पर नहीं आने देना, लेकिन आप बंद रोड वाली साइड पर चले जाएं, आप जीटी रोड वाली साइड पर चले जाएं, भरमार नजर आएगी आपको। ये 12 रोड्स के अलावा हर जगह पे आपको भरमार नजर आएगी, और वो एग्जैक्टली ऐसी जगह पे। इसका एक इनडायरेक्टली जो नुकसान है वो मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ। एक्चुअली इनके खड़े होने की जगह वो है जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होती है, और उसकी वजह से गाड़ियों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ता है। जब ट्रैवलिंग टाइम बढ़ेगा तो कंबस्टन बढ़ेगा गाड़ी के इंजन में, और उससे स्मोक बढ़ेगी। हम ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इनको, अगर हम इनका जो क्लस्टर्स हैं उनको हम ज़रा थिन आउट करें और उनको ज़रा स्प्रेड करें, और ऐसी जगह पे करें जहाँ पे ये ट्रैफिक कंजेशन का बाइस ना बने। लेकिन फिल वक्त ये है कि जब इनके ऊपर से नज़र हटाई जाती है, ये उसी जगह पे जहाँ पे कंजेशन होनी होती है वहाँ पे क्लस्टर्स बनाते हैं और ट्रैफिक में कंजेशन का बाइस बनते हैं, ट्रैवलिंग टाइम को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ट्रैवलिंग टाइम को बढ़ाते हैं, और यहाँ तो पीक आवर्स में अब ट्रैवल करना जो है वो आपको आधा घंटा मार्जिन रख के जाना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं पर किसी भी वक्त स्टक हो सकते हैं। सिटी साहब, जैसे हम ट्रैफिक कंजेशन का जिक्र कर रहे हैं जो अल्टीमेटली माहौलियाती आलूगी का बायस भी बनता है, लोगों का फ्यूल भी ज़ाया होता है, उसमें एक बड़ी वजह शहर में तजावुज़ात के हवाले से है। मशरूम ग्रोथ तजावुज़ात की ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, ऑल्दो ये ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, बट इंटरलिंक्ड है कि तजावुज़ात क्लियर होंगी तो सड़कों पर ट्रैफिक रमा दवा रहेगी। इसके लिए क्या काम किया? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड है। आप अगर रेडी वालों को हटाते हैं तो वो बेरोज़गार होते हैं। उसने रेडी लेके एक सड़क ए से चलेगा, सड़क बी पे आ जाएगा, बी से सी पे चला जाएगा। हमें इसमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि मॉडल बाज़ार बनाए जाएँ, कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई की जाए जहाँ पे रेडी बान आए। और ये पहले से डिस्कस भी हुआ था, आपके नॉलेज में होगा। थोड़ा सा इसमें इशू ये है कि जो यहाँ पे किसी की तरफ उंगली उठाना पर्पज़ नहीं है, सिर्फ निशानदेही करना पर्पज़ है कि जिन महकमों का ये काम है कि तजावुज़ात को हटाएं, शायद वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। उसका भी सारा का सारा ब्रांड और सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस पे ही आती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वार्डन्स के झगड़े होते हैं। ट्रैफिक वालों से क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस कानून के तहत हमें उठवा रहे हैं। हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे उनको उठा के बंद किया जाए, वैसी जगह नहीं जहाँ पे रेडियो को रखा जाए अगर उनको बंद करना है। और फिर शहरी ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी आप पहले ही लोगों के पास रोज़गार नहीं है और आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर हमें तो बहुत ही सर, इस हवाले से कोई मीटिंग्स नहीं हुई? टीएमओस बाकायदा मौजूद हैं जिनका काम है ये तजावुज़ात को क्लियर करना, लेकिन इसमें जो अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब हम इस बात की निशानदेही करते हैं, चूँकि हम तो हर वक्त रोड्स पे मौजूद हैं, तो हम मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदेही करते हैं। शायद दूसरे महकमों के प्रोसीजर्स थोड़े स्लो हैं। हम चूँकि मौके पे ही काम करना चाहते हैं, और दूसरा जब ये हो जाता है तो हमारा फॉलोअप बहुत कमज़ोर है। हम एक दफ़ा तो आधे घंटे के लिए शायद उन तजावुज़ात को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा फौरी तौर पर वहाँ पर आ जाते हैं। हमारे
दूसरे महकमों के पास शायद ये मैकेनिज्म नहीं है कि उसको परमानेंटली कैसे रिमूव किया जाए। उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए मेरी जो सजेशन है वो यही है कि आप कुछ कुछ फासले पे, कुछ डेप्थ में सड़क से ऐसी रेडियो के लिए जगह बनाएं जहाँ पे ट्रैफिक वालों को भी पता हो कि हमने इन रेडियो को कहाँ पे भेजना है, और फिर हम शायद ये काम कर सकेंगे। ट्रैफिक अपना रोल ज़्यादा प्ले कर सकेगी। और हमेशा ये बात होती है कि किसी भी फ्रूटफुल नतीजे पर पहुंचने के लिए जब डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे इक्वल एनर्जी के साथ, तभी हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बड़े सवाल भी उठाए जाते हैं कि अक्सर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लाहौर सिग्नल फ्री हो गया और अब ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगी, लेकिन सीटीओ साहब क्या समझते हैं, कौन सी डायनामिक्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है स्मूथ ट्रैफिक करने के लिए, और आजकल और कौन कौन सी कैंपेन्स हैं जिन पर ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये खूबसूरत सा मुंटाज आप देख रहे थे, और सीटीओ साहब मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी पर्सनल लेवल पर भी कि ख़वातीन को इतना एम्पावर करना एक डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा ज़रूरी भी होता है। और आपकी ये वार्डन्स तो पहले से मौजूद थी, बट अब आपने डिसाइड किया कि इन्हें हम फील्ड में भी लेकर आएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे। इसके पीछे क्या मकसद था, क्या विजन था? देखिए, ये ख़वातीन जो हैं वो ऑफिसर्स हैं, हम उनको ऑफिसर्स के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, ना कि ख़वातीन के तौर पे। और मैं समझता हूँ कि इंस्पिरेशन है बाकी सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं उनके लिए कि ये यूनिफॉर्म जॉब में है और सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं। एक्चुअली हमने आहिस्ता आहिस्ता इन ऑफिसर्स को क्लोज कर दिया था ऑफिस के अंदर। मैंने इनको हैवी बाइक्स दी हैं और इनको ट्रेनिंग दी है। हैवी बाइक से ये होगा कि एक प्रेस्टीजियस सी एक व्हीकल है जिसको चलाना एक अच्छा महसूस होता है जी। और उससे एक मैसेज भी जाता है ख़वातीन जो है वो सिन्फ़ नाजुक नहीं है, वो ऑफिसर्स हैं और उनको अपना रोल प्ले करना है। ये ख़वातीन जो हैं ये दो काम करेंगी बेसिकली। एक तो जो जनरली ख़वातीन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस देंगी कि वो रोड पे महफूज हैं, वो मोटर बाइक चला सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको अगर घर से निकलना पड़े और सवारी अवेलेबल ना हो तो मोटरसाइकिल चला सकते हैं। ज़बरदस्त, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा ये है कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी जगह जहाँ ख़वातीन की मौजूदगी ज़्यादा है, वहाँ पे ये ट्रैफिक को रेगुलेट करें, ट्रैफिक के कवानीन के नफाज को यकीनी बनाएं और वहाँ पे जाके उनको एजुकेट भी करें। इनिशियली हमने ये 25 ख़वातीन हैं जिनको हमने ये ट्रेनिंग दी है जी। इनको हैवी बाइक दिए जाएंगे। इनको मज़ीद ज़्यादा हैवी बाइक्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि ये ख़वातीन प्रॉपर ट्रैफिक कंट्रोल करती हुई नज़र आएंगी, आपको पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ करती हुई नज़र आएंगी। इनिशियली हम इनको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता कोई तफरीक नहीं रखेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म करेंगे और ये आपको सड़कों पे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जनरली ख़वातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के जेस्चर्स, ग्रैंड जेस्चर्स मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमें भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है। और उसके लिए जब आपको फिर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिल रहा हो सड़कों पर तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। सीपी साहब, एक चीज़ जो हमेशा हम कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एक कैंपेन चलाती है और वो लिमिटेड टाइम के लिए कैंपेन होती है और उस वक्त हमें बड़ा नज़र आता है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कैंपेन ख़त्म होती है लोग अपनी रविश पे वापस आ जाते हैं। उसमें बहुत सी मिसालें हैं, कम उम्र ड्राइवर्स की मिसालें हैं, हेलमेट ना पहनने की एग्जांपल्स हैं कि जब कैंपेन चल रही होती है तो पता होता है जी चालान हो जाएगा तो अब हम पकड़े जाएंगे, तो लोग हेलमेट पहन लेते हैं। और अब आप देखिए कि मेजॉरिटी बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट के बगैर भी नजर आ रहे होते हैं। क्या करें इसको चेंज करने के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये बात। एक्चुअली यहीं पे ट्रैफिक पुलिस के रोल जो शहरियों का है वो सामने आता है। हमारा काम ये है कि हमने एजुकेट किया, अवेयर किया, वॉर्न किया, फैसिलिटेट इन द सेंस भी किए, मतलब सख्ती भी की, ये भी किया कि हमने उनको हेलमेट्स तक दिए जी। हमने उनको साइड व्यू मिरर्स लगा के दिए और हमने चलान्स भी किए और उसके बाद कहा कि प्लीज़ इस रविश के ऊपर कायम रखें। अब उसके बाद अगर वो शहरी अपनी गोद में लेके उस हेलमेट को जा रहा है तो ये ज़्यादती वाली बात है।
अब वक्त आ गया कि हमें अपनी शहरी जिम्मेदारियों का भी एहसास करना है, हमें अच्छे शहरी होने का सबूत देना है, हमें अपनी जान की हिफाजत खुद करने की आदत भी डालनी है, हमें दूसरों की ज़िंदगी का एहसास भी करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक टोटल जो सक्सेस मॉडल है वो नहीं आ सकता। अगर टोटल सक्सेस है वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम करे, शहरी अपना काम करें और जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम करें। अगर सब मिलजुल के अच्छा काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतर काम होगा। मैं यहाँ एक चीज़ आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड ट्रैफिक इंडेक्स में माशाल्लाह लाहौर जो है वो मुसलसल इम्प्रूव कर रहा है, और इम्प्रूव करते करते ये मैं बताता चलूँ कि ये वेरिएबल्स इसमें थे कि ट्रैफिक लॉज की पासदारी, ट्रैफिक जो सेफ्टी है, और सबसे बढ़ के जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपका ट्रैवलिंग टाइम है, उसमें हम मुसलसल इम्प्रूव कर रहे हैं। और इम्प्रूव करते करते माशाल्लाह हम अब लंदन से भी ऊपर हैं, बीजिंग से भी ऊपर हैं। हम जो तमाम बड़े शहर जिनको हम लेते हैं, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, उनसे हम ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शहरी अगर हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करें तो हम इस पे मजीद इम्प्रूव करेंगे। आई थिंक अब ब्लैक जो है वो शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आ जाता है। अदरवाइज लंदन और न्यूयॉर्क की ट्रैफिक तो अल्लाह बचाए जी सर, 2-3 घंटे बंदा स्टक रहता है उसके अंदर और आपको समझ नहीं आती है क्या करना है। लेकिन एक चीज़ जो शहरी इल्ज़ाम लगाते हैं, अक्सर हमने लड़ाई झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट भी किए हैं जहाँ वार्डन की गलती होती है, हमने देखा है कि आपने स्टैंड लिया है और उनको महकमाना सजाएं भी दी हैं और जो कार्रवाई होती है वो आप करते भी हैं। लेकिन शहरी इल्ज़ाम लगाते हैं जी बेजा चालान किए जा रहे हैं, इनको मंथली टारगेट मिला हुआ है, उसको अचीव करने के लिए ये हमें पकड़ लेते हैं, हम सेफ सिटी के चालान भी भुगता रहे हैं, हम वार्डन्स के चालान भी भुगता रहे हैं, बस यहाँ पे तो एक पैसा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ना ये डिपार्टमेंट रह गया। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इल्ज़ाम है जो लगाया जाता है। हम कतन कोई रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट नहीं है, ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है, ना हमारा कोई टारगेट है, ना हमने टारगेट अपने वार्डन्स को दिया है। ऐसा कोई टारगेट नहीं मिलता वार्डन्स को? कतन कोई टारगेट। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि हमारी रोड पे एक इशारे के दौरान तकरीबन 100 के करीब वायलेशन होती हैं, और हमारा एक एवरेज जो हमारा वार्डन है वो 7 से 8 चलान्स कर रहा है आजकल। तो इसका मतलब है 8 घंटे की ड्यूटी में अगर वो 8 चलान्स कर रहा है तो ये तो एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं है जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अपने अवेयरनेस का जो काम है वो ज़्यादा करेंगे, एजुकेशन का काम ज़्यादा करेंगे, ना कि शहरियों को माली नुकसान पहुँचाने के। जहाँ तक क्वेश्चन है शहरियों के साथ वाक़यात होने का, बदतमीज़ी के, तो उसमें अब वो नेग्लिजिबल है। अब वो हार्डली को हफ्ते में कोई एक आध इस तरह की आती है, रोज़ की कंप्लेंट्स नहीं है। उसमें भी चूँकि हम एक प्रिविलेज ओरिएंटेड सोसाइटी, हम फील करते हैं कि जी हमारा चलान क्यों किया जा रहा है। जी। इससे भी मैं मुतमिन नहीं हूँ कि इतना भी नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि मौसम भी ठंडा हो गया और इसमें हमारा जो वार्डन बेचारा 8 घंटे गर्मी में खड़ा होता था, उसके मिजाज में भी बेहतरी आई है और शहरियों के मिजाज में। और सर ये जो ट्रेनिंग्स उनकी होती रहती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स, वो भी बहुत हेल्प करती हैं। और आपने सही कहा कि मौसम ठंडा हो गया, मिजाज भी थोड़े ठंडे हो गए हैं, हालात थोड़े सड़कों पर बेहतर नजर आएंगे। लेकिन वही बात, मैं सीटीओ साहब की मैसेज को आगे लेकर चलूंगी कि हम सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और जब तक हम अपना रोल प्ले नहीं कर सकते हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे जहां हम बेहतरी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच सीटीओ साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, एंड गुड लक फॉर ऑल द कैंपेन्स यू आर रनिंग, एंड गुड लक जो एक्स्ट्रा काम भी आप कर रहे हैं अपनी ड्यूटी के अलावा भी। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे साथ स्टूडियो में PPLA के प्रेसिडेंट प्रोफेसर, पंजाब प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन जो है वो मौजूद हैं। मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है पंजाब भर के प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स की तरफ से सैलरी सिस्टम जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराने जा रही है उसके खिलाफ। ये सिस्टम है क्या और क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उन्हीं से जानते हैं। तारिक कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इदारों की निचकारी हो रही है जी, और ये गवर्नमेंट तो सबसे पहले अगेंस्ट थी प्राइवेटाइजेशन के, और अब एक टीचर्स के लिए, प्रोफेसर और लेक्चरार्स के लिए एक नया सैलरी सिस्टम लाया जा रहा है। सर ये है क्या और आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों? ये आसान असाइनमेंट अकाउंट के नाम से एक तनख्वाहों का निज़ाम मुतारिफ़ करवा रहे हैं। मुतारिफ़ तो नहीं, पहले भी खैर इन्होंने किया है। अब ये सिस्टम खालिस्तन उन इदारों के लिए है जो ऑटोनमस हैं, खुद मुख्तार है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप हमारे इदारों को, जो पंजाब गवर्नमेंट का सरमाया है, हम जहाँ काम करते हैं, आप उनको ऑटोनमस कर रहे हैं, आप उनको खुद मुख्तार कर रहे हैं, और जिसका हमें ख़तरा है कि अल्टीमेटली वो निजकारी की तरफ चले जाएंगे। हमें दो हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
एक पहले भी ये भी अर्ज कर दूं कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। गवर्नमेंट इन इदारों पे पहले भी हमला करती रही है। 2000 में एक इन पे पूरे पंजाब के इदारों को इन्होंने प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नाम पे बड़ी शदीद मज़ामत हुई, गवर्नमेंट चुप कर गई। 2010 में फिर ये किया। उस वक्त उन्होंने सोचा कि सारों को करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, कुछ टुकड़ों में करने। 26 इदारे इन्होंने चुने जो बड़े बड़े कॉलेज, मरे कॉलेज सियालकोट, एमओ कॉलेज, सिविल लाइंस कॉलेज, साइंस कॉलेज, गॉर्डन कॉलेज पिंडी, जो बड़े तारीखी और बड़े कॉलेज हैं, उनको चुन लिया और कहा कि इन पे हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगा रहे हैं और उनके तहत ही चलेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मतलब क्या है? सीधे से निजकारी है। उस वक्त फिर मज़ामत हुई, सड़कों पर भी एहतजाज हुआ बड़ा शदीद किस्म का। और इसके अलावा अदालत में मसला चला गया। अदालत में जब मसला गया तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर कह दिया कि हम अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं लगाएंगे। अब अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं है तो ऑटोनॉमी जो ये जो मुतारफ करवाई गई है, इसके लिए ज़रूरी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का होना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्नमेंट कह रही है हमने लगानी नहीं, तो ऑटोनॉमी आप क्यों कर रहे हैं? इनडायरेक्टली आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमी की समझ हमें नहीं आ रही। हम जो मसला है, हम कह रहे हैं कि असल स्टेक होल्डर एजुकेशन के हम हैं, प्रोफेसर हैं, ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल एलीट नहीं है। आप हमसे मुशावरत किए बगैर, हमें एतमाद में लिए बगैर किसी भी चीज़ को तब्दील मत करें। हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये 2010 में जब मैंने अर्ज़ किया कि पहले इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस वक्त तनख्वाहें कुछ अरसे के लिए इसी सिस्टम पर चली गई। एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया डॉर्मस। उसमें ये हुआ कि हम तनख्वाह लेते भी हैं और कुछ कटौतियाँ भी करवाते हैं। आप लोग भी करवाते होंगे, बेनोवलेंट फंड, कोई इनकम टैक्स वगैरह। जो हमने कटौतियाँ करवाई वो अब तक एडजस्ट नहीं हो सकी। हज़ारों असातिज़ा की वो कटौतियाँ पता नहीं कहाँ चली गई। हमें अब भी ये खतरा है कि अगर आप चले गए तो ये बड़े मसाइल बन जाएंगे। कटौतियाँ हमारी कहाँ जाएंगी? कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। और उसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? अब तक कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए, बहुत स्मूथ एक सिलसिला चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अचानक आपको याद आ गया। आपको क्या समझ आ रही है क्यों गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइजेशन और इंडिपेंडेंट? देखिए, हमें जो समझ आ रही है, जो हमें खदशा है, वो ये है कि गवर्नमेंट जाना चाह रही है प्राइवेटाइजेशन की तरफ और तालीम से ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा नुकसान बहुत बड़ा है। और देखें, अगर ये गरीब बच्चे बेचारे प्राइवेटाइजेशन हो जाती है। अब एमओ कॉलेज जो है, मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर आम तौर पे जो बीएस के सेमेस्टर की फीस है वो 8-10 हज़ार रुपये। अगर यही आप चले जाते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो ये तो चले जाएगी 50-60-70 हज़ार। असल में तो हम जंग लड़ रहे हैं ये तलबा की, सिविल सोसाइटी की, गरीब सोसाइटी की, कि जिनको ये बहुत बड़ा अंदेशा है कि अगर ये हो गया तो फीसें बहुत बढ़ जाएंगी। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, हुकूमत किस लिए टैक्स लेती है? 4 बड़ी वजह है ना। अमन अमान के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, 4 बड़ी जिम्मेदारियां वो लेती है। ये 4 पिलर्स हैं। ये 4 जिस पर आपके लिए टैक्स कलेक्शन करनी है आपने, और ये खर्च करना है। और ये कोई कमाने के लिए नहीं होते, ये खर्च करने के लिए होते, बाकी आप टैक्स ले रहे हैं। अब आप देखें, अमन अमान का आपको पता है, आपका ये चैनल है, आपने सिक्योरिटी गार्ड अपने रखे हुए। हुकूमत तो सिक्योरिटी नहीं दे रही, हमें खुद कहते हैं हमारे कॉलेज सिक्योरिटी। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट कि हुकूमत कहां सर्व कर रही है या कहां नहीं अच्छा, कर रही है। हम तालीम अगर मुलाकात हुई है किसी मुतल्लिका ओहदेदार से या अब हमारी, हम मुसलसल राब्ते में HED भी और फिनांस से भी हम मुसलसल राब्ते में, हम उनसे कह रहे हैं कि आप इसको हल करें। अच्छा, वो ना करते हैं, ना हाँ करते हैं, बीच में लटका के वो ऐसी सूरत बनाते हैं। देखिए, और ये हम समझते हैं कि बहुत सारे मामलात में खामखा उलझा लेते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन्हें फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमारे असातिज़ा की पर ले दे के एक प्रमोशन होती है, प्रमोशनें अक्सर दराज से रुकी पड़ी हैं, चौक हो गई हैं, लोग आगे तरक्की नहीं पा रहे। इस वक्त मैं आपको बताऊँ, पूरे पंजाब में एक भी तालीमी इदारा ऐसा नहीं है, पूरे पंजाब में कॉलेज की बात करें, कि जहाँ पर असातिज़ा पूरे हों। लाहौर समेत असातिज़ा की कमी मौजूद है, सर्विस स्ट्रक्चर उनका बेहतर नहीं हो पाता। और फिर जब इस तरह के नए नए सिस्टम्स लाए जाते हैं तो जो ये मौजूदा लोग हैं जिन्होंने ट्रेन करना है हमारे मुस्तकबिल की नस्ल को, मामार हैं, मौसन हैं हम सबके, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना करने के लिए बीच में लटकाना ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। और हमेशा मैं कहती हूँ जो मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ बैठकर अगर आप मुशावरत से चीज़ें बनाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट करना भी आसान होगा और वो बेहतरी के लिए भी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।